अस्सलामुन अलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। आगामी 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इस विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से विभिन्न पार्टियों ने शतरंज की बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। अपनी अपनी गोटियां सभी ने, जो प्रमुख दल ख़ास तौर पे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, सभी ने अपने अपने हिसाब से अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी अपनी तिकड़म बिछाना शुरू कर दिया है। आज हम बात करेंगे 2 राज्यों की जहां पर अजीब सा उलटफेर हुआ अभी इन 15 दिनों के अंदर अंदर, और ये उलटफेर किसको फ़ायदा पहुंचा रहा है, किसको नुकसान पहुंचा रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करेंगे। बात करें सबसे पहले पंजाब की, जहां पर शुरुआती दौर से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो ऐसा लगा कि हाँ, वो पंजाब का विकास करेंगे तेज़ी के साथ। जो ख़ास तौर से वहाँ पे जो 34%, लगभग 32% जो दलित हैं, दबे कुचले हैं, उनका वो उत्थान करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा। पंजाब के हम जो विधानसभा चुनाव के बारे में अगर बताएं हम आपको, वहाँ की सीटों के बारे में, 34 सीटें वहाँ के पंजाब में वो सुरक्षित हैं, दलितों के लिए सुरक्षित हैं। 2017 की विधानसभाओं में जब चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस को 34 में से 22 सीट, ये दलित जो सीट थी, सुरक्षित सीट थी, उसमें से 22 सीट इनको कांग्रेस पार्टी को मिली थी। उस समय ये एक धारणा बैठी कि चूंकि दलितों ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट दिया, तो ऐसे में अब कांग्रेस में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो दलितों का उत्थान करेगा। हम आपके अगर बताएं तो ये बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम, जिन्हें पंजाब में काफ़ी कार्य किया, और उनका यही था कि पंजाब के जो दबा कुचला तबका है, ख़ास तौर से जो दलित का तबका है, इसका उत्थान किया जाए, इसको बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि पंजाब के इतिहास में पंजाब की जब स्थापना हुई 1966 में, पंजाब की जब स्थापना हुई, वरना उसके पहले संयुक्त पंजाब था, उसके बाद पंजाब आया, तब से लेके अब तक वहाँ पे कभी कोई दलित CM नहीं बना किसी भी पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस ने रहा हो, इसके पहले बीजेपी हो, जितनी सरकारें बनी, किसी ने भी दलित CM नहीं दिया। धीरे धीरे अब जब कांग्रेस पार्टी ने इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया तो कुछ उम्मीद बंधी कि शायद दलितों का उत्थान होगा, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हुआ, जिससे जो है दलित खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे थे। बीते दिनों जब विरोध शुरू हुआ कैप्टन अमरिंदर सिंह का, और ख़ास तौर से नवजीत सिंह सिद्धू ने इनका विरोध शुरू किया, तो इनके साथ में चरणजीत सिंह चिन्नी भी आए, जो कि दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो दलित हैं। और हालांकि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो कैबिनेट थी, उनसे जो उनका जो मंत्रिमंडल था उसमें वो मंत्री थे भी, लेकिन उपेक्षित थे क्योंकि दलित थे। और पंजाब की ये खासियत रही कि वहाँ कभी भी किसी दलित को CM या डिप्टी CM नहीं बनाया गया। जब विरोध शुरू हुआ तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने अकाली दल से समझौता किया। उस समय अकाली दल ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम डिप्टी CM दलित बनाएंगे। जब उसने कहा तो हालांकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई जगह फ़िलहाल तो नहीं है, ना कोई लहर है, ना कोई उसका वहाँ पर इस टाइम ज़मीनी हकीकत ही है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो दलित डिप्टी CM देंगे। जब इन लोगों ने कहा तो सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी ने भी दबे ज़बान में कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो डिप्टी CM दलित का होगा। हम आपको अगर बताएंगे जो 34 सीटें वहाँ पर ऐसी हैं जो सुरक्षित सीट हैं, उसमें से 22 सीट 2017 में कांग्रेस को मिली और 9 सीट मिली आम आदमी पार्टी को। अब आप ऐसे में अंदाज़ा लगा लीजिए कि दलितों का रुझान किस प्रकार से कांग्रेस की तरफ या आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ा। आम आदमी पार्टी इसको भुनाना चाहा, और इधर अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के जब समझौता हुआ
तो ऐसा महसूस होने लगा कि शायद जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, 4.5 महीने के बाद जो नोटिफिकेशन चुनाव आयोग जारी करने वाला है, ऐसे में इस गठबंधन को की तरफ दलित समाज ज़रूर चला जाएगा। क्यों? वो इस वजह से कि 34 सीट तो उनकी है ही, जो सुरक्षित सीट है। इसके अलावा दलित जो है वो 32% और 32% दलित भी पंजाब में मौजूद हैं। ख़ास तौर से जो मालवा के इलाका है वहाँ पे ख़ास तौर पे मालवा है, या फिर इधर आ जाइए आप होशियारपुर है और अमृतसर है, इस ख़ास तौर से मालवा की अगर बात किया जाए तो वहीं पर देखा तो दलित की आबादी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके अलावा जो ये किसान हैं, छोटे किसान हैं, ये छोटे किसानों में भी ज़्यादातर दलित हैं, और जो सफाई कर्मचारी हैं इसमें भी ज़्यादातर जो हैं वो दलित हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने अंतिम समय में जब विरोध उनका चला था, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने इसको समझा और इन्होंने 2 फैसले ऐसे लिए जिससे ऐसा लगा कि दलितों का उत्थान करने के लिए उन्होंने ठोस कदम उठाया। सबसे पहले तो ये था कि जो सफाई कर्मी थे जिनमें ज़्यादातर दलित थे उनको अस्थायी कर दिया। दूसरी चीज़ ये किया, लगभग 2 लाख से ज़्यादा जो दलित स्कॉलरशिप छात्र थे उनकी स्कॉलरशिप और जो प्रतिपूर्ति होती है वो उनको मिल गई। तो इससे थोड़ा सा दलितों को अंदर आया कि हाँ कांग्रेस ने हमारे साथ कुछ किया। लेकिन एकदम से जब देखा कि जितने भी विपक्षी दल हैं, ख़ासतौर से आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये सब ने एक तरफ से कहना शुरू कर दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम दलित सीएम, डिप्टी सीएम देंगे। कांग्रेस ने एकदम से ऐसी चाल चली, ऐसी शतरंज की चाल चली कि जितने थे विपक्षी वो एक साथ धराशायी हो गए। एकदम से वो उन्होंने दलित को ही सीएम बना दिया। अब जब दलित सीएम बना तो पंजाब की राजनीति में उथल पुथल जो हो रहे थे वो सारी उथल पुथल एकदम से समाप्त हो गई। और ख़ास बात है कि ये भी इसमें सामने देखने को मिली कि जब दलित सीएम का नाम सामने आया और ये हुआ कि दलित सीएम बनाया जा रहा है, तो किसी भी ने भी, कांग्रेस में किसी ने भी विरोध नहीं किया। ख़ास बात, सबसे बड़ी बात यही थी, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली ने जब अपना चाबुक चलाया तो एक चीज़ ये सामने आ गई पूरी तरह से कि अब कांग्रेस ने बहुत ज़बरदस्त फैसला लिया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब अगर कोई बोला तो उसकी खैर नहीं। और दिल्ली ने जो बैठे बैठाए दलित सीएम बना दिया, इसने विपक्षी जितने थे उनके सारे जो उनके चुनाव को लेकर जो उन्होंने गोट बैठाना शुरू किया था, सारे घोड़े उनके चित हो गए। जब चित हो गए, जाहिर सी बात है कि दलित सीएम बन गया वहाँ पे। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम की जो बात चल रही है इस टाइम अरुणा चौधरी की, ये अरुणा चौधरी का पूरा ख़ानदान, तीसरी पीढ़ी अरुणा चौधरी की है, ये भी दलित से ही ताल्लुक़ रखती हैं। इनको डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है। अगर इनको डिप्टी सीएम बना दिया गया तो यहाँ पे भी एक तीर से 2 निशाना कांग्रेस साधने जा रही है। पहला ये कि सीएम भी दिया, डिप्टी सीएम भी दलित दिया। दूसरा ये जो महिलाएं हैं, महिलाओं के ऊपर एक पकड़ बनाने का कार्य करने जा रही है कांग्रेस कि दलित सीएम दे रहे हैं, उस पर से महिला भी डिप्टी सीएम बना रही है। तो इसके जो खेल खेला कांग्रेस ने अंतिम समय में, जबकि सिर्फ 4.5 महीना रह गया नोटिफिकेशन का, इस अंतिम समय में कांग्रेस ने जो खेल खेला, जो चाल चली, उसने सबको चित कर दिया और एक बार फिर से पंजाब में कांग्रेस की लहर फिर से दौड़ गई। और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ये बात कही थी कि अगर सीएम दलित हो जाए तो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। और दिल्ली से जो चाबुक चला सीएम के लेकर, वो यहाँ पर कामयाब भी होता नज़र आया। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि पंजाब में किस करवट ऊँट बैठता है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, गुजरात की तरफ। 3 बजे तक जिस सीएम से वर्चुअल मीटिंग पीएम कर रहे थे, 3 बजे के बाद जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म होती है, रूपाणी जी राजभवन पहुंचते हैं, राज्यपाल को अपना इस्तीफ़ा सौंप देते हैं। किसी को नहीं जानकारी, किसी को भी हवा नहीं लगी कि रूपाणी इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। जब राजभवन पहुंचे, राज्यपाल के इन्होंने इस्तीफ़ा सौंपा, उस समय वहाँ पर एएनआई जो न्यूज़ एजेंसी है वहाँ पे वो कवर करने पहुँच गई। इसका मतलब है कि उस न्यूज़ एजेंसी को पता था कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। और वहाँ पर
जब इस्तीफ़ा दे के बाहर आए, तो अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई इस्तीफ़ा दे के बाहर निकलता है तो वो दिल का दर्द उसका बाहर निकलता है, और अब जो दर्द की दिल की आवाज़ होती है वही सच्ची आवाज़ वो निकलती है। लेकिन रूपाणी जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने 500 शब्दों का जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया वहाँ पे मीडिया के सामने, उसमें सिर्फ उन्होंने गुणगान गाया पीएम का कि पीएम के साथ वो काम करेंगे, पीएम के साथ रहेंगे, जो जिम्मेदारी वो देंगे वो सब हम करने को तैयार हैं। रूपाणी जी का अचानक इस्तीफ़ा दे देना, इसका मतलब है कि गुजरात में जो सीएम हैं वो सीएम नहीं है, बल्कि जो पीएम चाहते हैं वही सीएम बनता है। वही वहाँ पे हुआ भी, और एकदम से एक ऐसे के लाके बनाया गया, सीएम के दिया गया जो पाटीदार समाज से ताल्लुक़ रखता है। पाटीदार समाज उपेक्षित था गुजरात में। वहाँ पे जो शुरुआत में आपको याद होगा, हार्दिक पटेल वो पाटीदार समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। कांग्रेस ने उनको लिया और उनको भुनाने का प्रयास भी किया और कर रही है। बाघेला पाटीदार समाज से थे। अब जब चुनाव वहाँ पे नवंबर में, वैसे तो नवंबर में चुनाव होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एकदम से पाटीदार समाज का सीएम ला के बैठाया। अब वो चाहती है कि जिस तरह से पंजाब, गोवा या यहाँ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा के 2022 के साथ में, उसी के साथ साथ गुजरात में भी वो चुनाव करा दे, ताकि इसका जो पाटीदार समाज का सीएम एकदम से ला के बैठाया है, इसका सीधा लाभ उसको मिल सके। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि गुजरात में कितना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है जो पाटीदार समाज का सीएम बनाया। तो फिलहाल आप इंतज़ार कीजिए विधानसभा चुनावों का, तब आप जब परिणाम सामने आएंगे तब पता लगेगा कि कांग्रेस ने जो खेल खेला उसको कितना फ़ायदा हुआ, और भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेला इसको कितना फ़ायदा वहाँ पे नज़र आएगा। ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा। अब हम आते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर से है। अम्बेडकर नगर में इस टाइम तमसा नदी, जो कि हमेशा शांत रहती है, कभी रौद्र रूप नहीं लेती, लेकिन इस बार न जाने क्यों उफान पे है, रौद्र रूप धारण कर लिया है। और ख़ास तौर से ये तमसा नदी जो पवित्र धाम शरणवत क्षेत्र है, वहाँ पे बिसुही और मझुई नदी के संगम से ये शरणवत क्षेत्र से ये दोनों नदियों का संगम है, वहाँ से ये तमसा नदी निकली, जो कि अकबरपुर से होती हुई, जलालपुर से होते हुए आजमगढ़ चली गई। इस जो बेल्ट है तमसा नदी का, इसके अगल बगल लगभग 200 गांव आते हैं ख़ासतौर, और अकबरपुर नगर भी उसी के साथ में है, उसी के बीच से होकर ये नदी गुजरी हुई है। लगभग 48 साल के बाद इस नदी में उफान आया है, और हालत ये है कि इस टाइम चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। लगभग 150 गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। लगभग 3000 एकड़ का जो धान की फसल है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है, और जो अकबरपुर का नगर का आधा इलाका है, ख़ासतौर से जो मेन मार्केट है जो शहजादपुर की, वो इलाका पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। लोग जो नदी के किनारे बसे हुए हैं वो पलायन कर रहे हैं और सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। तो आने वाला समय भी ये भी देखा जाएगा कि आखिर ये बाढ़ किस करवट लेती है, कि आप समूचे क्षेत्र को अपने चपेट में लेते हैं या 1-2 दिन में जल स्तर गिरता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।